बेटा टॉपिक हमारा चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ टर्न विद फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन्स होता है कम हो जाना ना, डिक्रीज हो जाना, यानी कि डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जा रही है और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। सॉल्वेंट का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। क्यों होता है ये देखेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट तो सिंपली अगर कहें तो फ्रीजिंग पॉइंट अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेस, एक लिक्विड सॉलिडिफाई हो जाता, फ्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था कि जो लिक्विड होते हैं उनके वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं तो वहां पे वो लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका लिक्विड फेज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज हो जाता है, सॉलिड फेज के इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अभी ये जो लिक्विड फेज था ये सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, इसको जैसे हमने लास्ट टाइम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ की हेल्प से समझा, इसी तरह से यहां भी इसको ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। तो ये y एक्सिस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा और x एक्सिस हमारे टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। जो भी लिक्विड हमारे पास है या जिस लिक्विड में हमने सॉल्यूशन बनाया है उसका सपोज सॉल्यूशन फेज ये है, मतलब सॉलिड फेज, ठीक है। यहाँ जो वेपर प्रेशर है, जो मैंने ये कर्व ड्रॉ किया है, यहाँ उस कंपोनेंट का सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास सॉल्वेंट है, सपोज उस वो यहाँ एग्जिस्ट करता है, उसका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ है, इसको हम कूल करेंगे तो जो ग्राफ आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, और जब ये ग्राफ नीचे की तरफ आता है इस तरह से और ये सॉलिड फेज के को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो गया इस पॉइंट पे। देखो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ये वाला पॉइंट, यहाँ सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर देखें तो ये टेम्परेचर इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये कर्व सॉल्वेंट के लिए है, कुछ इस तरह जाएगा, कर्व शेप ले लेगा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन हम इसमें सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स कर देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो अभी इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी कि इसको कूल करेंगे सॉल्यूशन को, तो इसका कर्व कुछ इस तरह जाता है और इस पॉइंट पे आके यहाँ वेपर फेज सॉलिड का और लिक्विड का सेम हो जाता है, तो यहाँ सॉलिड जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा फ्रीज हो जाएगा। और यहाँ अगर टेम्परेचर चेक करें बेटा तो ये टेम्परेचर जो होगा इसको हम लिखेंगे ये TF। TF नॉट यहाँ पे मैंने जो लिखा, दिस इज द
freezing point of solvent, और TF जो लिखा ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो कर्व हुआ ये हमारा हुआ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भी जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन कहाँ पे, ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का इसको हम लिखते हैं डेल्टा टीएफ से, और डेल्टा टीएफ जो हमारा है दिस इज डेल्टा टीएफ, दिस इज व्हाट इज इट, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, समझ आ गई बात। तो हमने देख लिया कि किस तरह से किसी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, और जब हम इसको कूल करते हुए लाते हैं तो सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर से इस तरह से ये मीट करते हैं, और यहां हमने निकाल लिया डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ हम कह सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंस ऑफ TF naught and TF. This is delta TF, depression in freezing point. So delta TF is directly proportional to molality of the solution. ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, experimentally it is observed that delta TF is directly proportional to molality of the solution and delta TF equals यहाँ पे proportionality constant जिसको हम लिखते हैं KF। तो KF क्या है, यहाँ पे KF को नाम दिया गया, वहां पे KB था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में KB था, तो उसको बोलते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और जैसे उसका नाम था इग्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। दोनों चीजें याद रखेंगे। अब जो मोलैलिटी है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं। तो मोलैलिटी हम जानते हैं क्या होता है, जैसे हमने पहले लिखा था कि मोलैलिटी जो होगा वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA जो है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ये मोलैलिटी जो हमने निकाली है यहाँ पे फॉर्मूला है मोलैलिटी का, इसको यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू WB इंटू 1000 ओवर MB इंटू WA। ये ठीक है, ये हुई हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ द टर्न फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर।
देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए, दिस इज आवर फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या होता है? अब ऑस्मोसिस को समझने के लिए आप क्या करें, कंटेनर लें। ये आपका एक कंटेनर, और इस कंटेनर को आप क्या करें, टू पार्ट्स में डिवाइड करें विद द हेल्प ऑफ एसपीएम। ये एसपीएम है भाई। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, इस तरह के होल्स यहाँ पे हैं। अब दो कंपार्टमेंट यहाँ पे हमने बना लिए थ्रू एसपीएम, विद द हेल्प ऑफ एसपीएम। अब दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग यहाँ पे हम सॉल्यूशन फिल करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के। सपोज यहाँ पे आपने जो सॉल्यूशन फिल किया उसकी कॉन्सेंट्रेशन C1, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिल किया उसकी कॉन्सेंट्रेशन C2। अब जो C1 कॉन्सेंट्रेशन है, it is lesser than C2, C1 is lesser than C2, तो C1 is lesser than C2 से क्या होगा, अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू दिस सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis is the spontaneous flow of solvent molecules from lower concentrated solution to higher concentrated solution through SPM। अब देखो मैंने बताया आप लोगों को ये C1 लेसर देन C2 है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है जो इस कंपार्टमेंट में है ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है और ये हायर कॉन्सेंट्रेटेड है। एसपीएम के थ्रू जैसे ही आप ये सेटअप बनाते हैं, एसपीएम के थ्रू यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो यहां स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा। ये जो प्रोसेस होता है इसको बेटा हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो, देखो मैंने लिखा spontaneous flow of solvent molecules from lower concentrated solution to higher concentrated solution through SPM। ठीक है, अब ये SPM के थ्रू जो फ्लो यहाँ पे हो रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर we want to stop this flow, we want to stop osmosis, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। we need to apply a pressure over the higher concentrated solution। क्यों?
क्योंकि देखो जो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ना, इनके वेपर प्रेशर ज्यादा होते हैं और इनके वेपर प्रेशर जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं उनके वेपर प्रेशर ज्यादा होते हैं। तो अगर हमने दोनों के वेपर प्रेशर बराबर कर दिए तो फिर ये फ्लो रुक जाएगा। तो इस फ्लो को रोकने के लिए हमने यहाँ इस साइड हायर कॉन्सेंट्रेटेड साइड एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पाई से तो करते हैं रिप्रेजेंट, और इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन करने का तरीका है कि द प्रेशर applied over the higher concentrated solution which is required to stop osmosis। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं यहां डिफाइन कर देता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर। It is the external pressure required to just stop the flow of, simply आप osmosis कह सकते हैं, to just stop osmosis or to just stop the flow of solvent molecules from C1 to C2। अब C1 to C2 का मतलब क्या है? From lower concentrated solution to higher concentrated solution through SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है जो हमने हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के ऊपर लगाया विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स यहां नहीं जाएंगे, एसपीएम इनको सेपरेट करेगी दोनों सॉल्यूशन को। अगर हमने उसके जस्ट बराबर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब इससे आगे की बात, सपोज आपने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, इधर थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा दिया आपने, तो क्या होगा, अभी ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो जाएगा। जिधर प्रेशर ज्यादा उधर से फ्लो होता है दूसरी साइड। पहले क्या था, यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा था, यहाँ कम था, तो फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा था। जब हमने दोनों साइड प्रेशर इक्वल कर दिए तो जो फ्लो है वो रुक जाता है। अभी हमने प्रेशर इधर बढ़ा दिया, तो फ्लो इधर से इधर हो जाएगा। इधर प्रेशर ज्यादा, उधर से दूसरी साइड इधर लोअर प्रेशर होता है। ठीक है, तो नाउ द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। ठीक है, जो ऑस्मोसिस हमारा हो रहा था बेटा उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको हम? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखो जो सलाइन वाटर है उसको प्योर करने का तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हमारे घर में जिनको हम आरओ बोलते रहते हैं, वो जो मशीन होती है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का काम करती है एक्चुअली। हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से जो हमारा वैकेंट एक कंटेनर होता है, कंपार्टमेंट होता है, वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज वाटर को लेके आती है। ठीक है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वहां पे क्या, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनता है वहां पे, और फिर वहां पे फिल्टर होता है हमारा जो सलाइन वाटर होता है, जो इम्प्योर वाटर होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ गए आप? यहाँ जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ा देंगे, फ्लो बेटा यहाँ से यहाँ होना शुरू हो जाएगा, फ्लो रिवर्स हो जाएगा। ना ऑस्मोसिस इज रिवर्स्ड।
इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऑस्मोसिस मैंने समझाया, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने समझाया और रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने समझाया। यहाँ पे आपने ऑस्मोसिस प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया है, तो पाई का एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम किस तरह से लिखते हैं, जिसको लिखते हैं हम पाई इक्वल्स सी आर टी। अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती कि पाई जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लें। बस यहाँ पे देख लें कि C क्या है। C बेटा आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है सॉल्यूशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। R वही आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और T जो है ये आपका हो गया टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, केल्विन में, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये केल्विन में आएगा आपका, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना। पाई मैंने आपको बता दिया, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स एन बी ओवर वी। कॉन्सेंट्रेशन को, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला भी कई बार यूज होता है। एनबी को भी थोड़ा सा लिख सकते हैं WB बाई MB की फॉर्म में। वो सब चीजें आपको आती हैं, है ना। मोलैरिटी पढ़ लिया हमने, मोलैलिटी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो यहाँ इसी चैनल पे मैंने सारी चीजें डाली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं, है ना। अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी डाली हुई हैं, और मैंने कंसंट्रेशन मेथड डाले हुए हैं, मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, है ना। आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन बाय राहुल पंवार, तो वो आपको मिल जाएंगे। कई सारी वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, आप वो चीजें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ हमको बेटा पढ़नी होती हैं, उनको एक बार और देखेंगे और थोड़ा समझेंगे उनको। जैसे एक टर्म है, कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है हमें क्वेश्चंस में, एक टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे कंपैरिजन है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ, तीनों को लिख दो, तीन टर्म है। एक ये हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक टर्म है थर्ड हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन विच हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन। अब सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी तो सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम कॉन्सेंट्रेशन होंगी तो वेपर प्रेशर सेम होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन इक्विमोलर सॉल्यूशन, है ना, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है सपोज, देखो आप समझ लो इनको, दो सॉल्यूशन है, एक ए और दूसरा बी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख रहे हैं Ca, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख रहे हैं Cb। सपोज Ca लेस देन Cb, ये इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन है, यानी कि जो बी सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर है ए सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक वो होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है,
ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। समझ गए? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन में कंपैरिजन, तो उनमें एक हाइपरटोनिक, अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, दो सॉल्यूशंस हैं, वी हैव टू सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल ए एंड बी, एंड जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो डिफरेंट है दोनों की, तो जो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा अगर हम दोनों सॉल्यूशन में कंपैरिजन करें, दैट विल बी हाइपरटोनिक, और जो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। ठीक है, तो ये आपकी इस वीडियो में दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कवर की, इससे पहले वाली वीडियो में दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कवर की हैं, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। ओके बेटा, चलो आप देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।